Recording in progress. Hello everyone, this is CA प्राजक्ता मुंडे. Hope आप सब लोगों की preparations बहुत अच्छे से चल रही हैं. In this video, I am continuing the discussions of revision test paper November-December 21 that is released by the Institute for upcoming CA Inter examinations. ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ. द लिंक आई विल बी शेयरिंग अलोंग विद दिस वीडियो एज वेल, जिसमें मैंने इनकम टैक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे अलग से डिस्कस करे हैं. सो यू कैन गो थ्रू दैट. एंड उसके आगे से मतलब हमारा जो इनकम टैक्स का पार्ट बी है वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. देन नेक्स्ट लास्ट आप लोगों का जो एक थर्ड पार्ट मैं रिलीज करूंगी दैट विल बी फॉर जीएसटी. ठीक है, चलिए. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. When I discuss the subjective questions, obviously आप लोगों के पास इसमें answers हैं, solutions हैं. So there is a point कि ध्यान हमें कहाँ रखना है. ठीक है. So it is very important to consider some very basic points, some very minor points जो हम solve करते करते बहुत बार ध्यान नहीं रखते हैं. तो मैं आपको समझाते समझाते मतलब कॉन्सेप्ट समझाते समझाते प्रोविजन समझाते समझाते ये भी बताती जाऊंगी कि इसमें क्या ट्विस्ट आ सकता है. मतलब जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो उसमें हो सकता है वो क्या चीज चेंज कर सकते हैं या वो क्या और एडिशनल पॉइंट दे सकते हैं जो हमें ध्यान रखना है. और इसी के साथ साथ हम प्रेजेंटेशन पर बहुत काम करेंगे. ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वहां पर हमें प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए. सो शुरू करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Messrs. Rajveer, a proprietorship, has two units, namely Unit X and Unit Y, located. Unit X is located in Special Economic Zone and Unit Y is located in the Domestic Tariff Area. ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को हिंट तो लगी गई है कि हमारा जो सेक्शन है हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 10AA के बारे में डिस्कस कर रहा है. The following are the details for the financial year 2021. यूनिट वाई की डिटेल्स दी हैं और राजवीर की मतलब टोटल डिटेल्स दी हैं. तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ यूनिट एक्स, है ना. यूनिट एक्स का टर्नओवर, यूनिट एक्स का प्रॉफिट. तो चलो निकाल लेते हैं अपन पहले. सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. यूनिट एक्स कैसे निकालेंगे? टोटल में से माइनस करते जाते हैं. तो यूनिट वाई है आपकी डीटीए, है ना, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, और ये है आपका एसईजेड. चलो, तो 35 लाख ये वर्किंग आपको एज ए वर्किंग नोट ये आपको आपके आंसर में शो करना पड़ेगा. देन एक्सपोर्ट सेल्स है 55, टोटल 28 है, ये तो 27 हो जाता है एक्स का. फिर 30 टोटल हमारा डोमेस्टिक सेल्स है, तो 18 लाख हो गई यूनिट एक्स की. और टोटल हमारा प्रॉफिट है 10, 4 लाख है वाई का, तो 6 लाख हो गया हमारा एक्स का. ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट गिवन था उसमें से हमने वाई का हटा करके किसका कैलकुलेट कर लिया? एक्स का कैलकुलेट कर लिया. अब आ जाते हैं आगे. टोटल सेल्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 इंक्लूड 5 लाख फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एक्स. यूनिट एक्स ने कुछ गुड्स को इंडिया के बाहर डिलीवर करवाया होगा और उस पे जो फ्रेट कलेक्ट हुआ वो भी उन्होंने अपने टर्नओवर में इंक्लूड करके रखा है. ठीक है, बट एग्जेम्पशन पर्पसेस से हमें इसको हटाना पड़ेगा. ठीक है. Both the units were set up and started manufacturing from 20th of June 2017. मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में हमारा काम शुरू हुआ है? 17-18 में हमारा काम शुरू हुआ, यूनिट सेटअप हुई है. Compute the amount of deduction available to Messrs. Rajveer for the assessment year 21-22. Now again keep in mind, tax is a subject in which you need to focus both on theory and practical. ठीक है, हम accounts जैसे टैक्स नहीं लिख सकते, नहीं सॉल्व कर सकते कि हमने सिर्फ सॉल्व कर दिया और खत्म. इनफैक्ट मैं तो अकाउंट्स में भी ये चीज बोली थोड़ा सा और आप अगर एक्सप्लेन करें बहुत ज्यादा हम लिख नहीं पाते हैं, लेकिन टैक्स में हम वैसा नहीं कर सकते. आई ऑलवेज से दिस इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय लेक्चर्स एंड वीडियोस दैट टैक्स इज अ वेरी नाइस ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ. ठीक है, जो टैक्स होता है वो आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है. तो आपको प्रोविजन भी सही
और एक्सप्लेन मतलब सॉल्व तो ऑब्वियसली सही से करना हमें जरूरी ही रहेगा। सो यू नीड टू फर्स्ट पुट अप द प्रोविजन प्रॉपर्ली। अब हमने जैसे डिकोड करा क्वेश्चन कि 10AA का क्वेश्चन है, क्या दिया है, कौन से ईयर में सेटअप हुआ है, पहले इस बात को क्या करो आप आंसर में अच्छे से समझाओ। तो चलो देखते चलते हैं हम साथ के साथ, है ना, और सॉल्व करते चलेंगे। सो क्या बोला है, सिंस असेसमेंट ईयर 21-22 इज द 4th असेसमेंट ईयर। कैसे निकाला हमने, हमारा प्रीवियस ईयर सेटअप हुआ है 17-18 में, तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, है ना, हम कौन से ईयर में है, हम 2021 के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो कौन सा साल आ गया, चौथा साल आ गया, मतलब हम 100% वाले कैटेगरी में आ गए, है ना। 10AA में हमको शुरू में 100% मिलेगा, फिर बाद में 50% मिलेगा, फिर सब्जेक्टिव मिलेगा 15% सब्जेक्ट टू 50% सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो हम अभी किस में चल रहे हैं, हम अभी फर्स्ट 100% वाले ईयर्स में चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने को क्या बोला उन्होंने कि हम अभी 4th असेसमेंट ईयर में है। तो कैसे लिखा देखो, सिंस असेसमेंट ईयर 21-22 इज द 4th असेसमेंट ईयर from AY 18-19 relevant to the previous year in which this SEZ unit began manufacturing of articles or things। आप इसको घुमा के भी लिख सकते हो, as per section 10AA the unit which is established under SEZ unit is eligible to claim deduction of 100% profits up to this ऐसा करके पहले आपने प्रोविजन लिख दिया। फिर आपको आपने इस पॉइंट को लेकर के आया कि as in the given case the जो भी नाम है राजवीर has the unit X in SEZ and the unit is having its 4th assessment year, therefore he will be eligible to claim 100% deduction। घुमा भी सकते हो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, बट लिखना जरूरी है प्रॉपर्ली, है ना। नाउ 100% of the profits will be exempt, लेकिन profits derived from export sales exempt होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा टोटल प्रॉफिट मतलब उस यूनिट का प्रॉफिट, एक्स का प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर, कितना हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर है उस यूनिट का, अपॉन में हमारा टोटल टर्नओवर। और क्योंकि हमारे टर्नओवर्स में फ्रेट जुड़ा हुआ है ना, एक पॉइंट दिया था 5 लाख वाला, वो हमको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं हमारा टर्नओवर कितना दिया हुआ है हमको। सो हमारा टोटल टर्नओवर हम लोगों को गिवन है, टोटल सेल्स इज 35 lakhs। तो इसमें से भी हम 5 lakhs का पहले तो फ्रेट निकाल देते हैं, तो 30 लाख हो गया हमारा टोटल टर्नओवर। और एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है, एक्सपोर्ट टर्नओवर इज 17 लाख, इसमें से भी 5 लाख माइनस कर देंगे, वो फ्रेट वाला है ना, तो 22 लाख। तो यहाँ से हटा दिया यहाँ से हटा दिया। इसको एक्सपोर्ट से क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला है कि आउटसाइड इंडिया भेजने पे ये फ्रेट पे किया है। अगर ये इनसाइड इंडिया का होता तो फिर आप टोटल में से हटाते, पर एक्सपोर्ट में से नहीं हटाते हैं ना, ये ध्यान रखनी है चीज। चलो तो अब क्या करना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 6 लाख इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। $4,40,000 will be the exemption allowed under section 10AA। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। 4,40,000 करेक्ट। वर्किंग नोट में उन्होंने ये चीज प्रिस्क्राइब करी। अब ये अगेन छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग सॉल्व करने में होते हैं, जल्दी जल्दी में होते हैं, हम रफ में कैलकुलेट कर देते हैं और आंसर में सिर्फ इतना शो कर देते हैं। नो, keep this in mind for any examination, not only for tax। आपके CA लेवल की कोई भी एग्जामिनेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, फाउंडेशन हो, आपकी पहचान में कोई भी स्टूडेंट्स हो, प्लीज टेल देम वर्किंग नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, whenever I take any kind of tests, the one of the most important point that I focus is कि वर्किंग नोट्स बनाएं, ठीक है सब लोग। तो वर्किंग नोट्स आप लोगों को देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या होता है, आपका एग्जामिनर श्योर होता है कि हाँ इस व्यक्ति ने जो कैलकुलेशन किया है वो इसको आता है ना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और सोच समझ के इसने सारी स्टेप्स एप्लीकेबल करी हैं, तो ही फिर वो आपको प्रॉपर मार्क्स देगा। सो कीप दिस इन माइंड। कोई भी छोटे से छोटा कैलकुलेशन आप कर रहे हो, जैसे ये 5 लाख वाले कैलकुलेशन अपन ने किया, ये भी आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। देखो इन्होंने किया होगा, ये देखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन ने रफ में 5 लाख हटा दिया और यहाँ पर आकर के फॉर्मूला लगा दिया। कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, कोई भी एक्स्ट्रा इनपुट अगर आपने आपका दिमाग लगाया है कि यार इसमें तो 5 लाख इंक्लूड होना नहीं चाहिए, तो हम हटा देते हैं। ये हमने दिमाग लगाया, हमने हमारे लॉजिक्स को यूज किया, हमने हमारे नॉलेज को यूज किया। शो इट टू देम दैट आई नो दिस पर्टिकुलर थिंग इज टू बी डन लाइक दिस एंड देन कंप्लीट योर आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जितना पूछा उतना लिख दिया, उसके पीछे के सारे वर्किंग्स भी आपको देना जरूरी होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा,
मिस आरती, रेसिडेंट इंडिविजुअल, अगेन जैसा कि मैं बोलती हूँ हर बार, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, एज्ड 63 ईयर्स, ये जो चीजें होती हैं ये हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत रेलेवेंट होती हैं। प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफर इनकम लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ठीक है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीड प्रॉपर्ली करना सीखना बहुत जरूरी है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, मतलब पूरा कंप्यूटेड है तो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ भी हम अलग से माइनस नहीं करेंगे, उन्होंने सब करके दे दिया अपने को। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज नेट एनुअल वैल्यू दिया है, आंसर नहीं है, फाइनल नहीं है। 120 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाना है और अगर लोन होगा तो 24B का डिडक्शन देना है, मतलब एनएवी में से भी डिडक्शन माइनस करना बाकी है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म वेयर शी इज अ पार्टनर, पार्टनर है वहां का इसको प्रॉफिट मिला है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड अंडर 35AD, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड and adjusted only against any other business that is specified, है ना, whether or not the other business is eligible to claim deduction under 35AD, है ना। जो दूसरा बिजनेस है वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस होना चाहिए, उसको 35AD का डिडक्शन मिल रहा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस की लिस्ट में होना जरूरी है तो ही लॉस सेट ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, ठीक है, तो इन दोनों को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ठीक है। तो ऑर्डर क्या रहेगा, पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस होगा, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और फिर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्यों ऐसा, हमेशा पहले इस साल के खर्चे खत्म करने, ठीक है, पिछले साल पे आने के पहले पहले इस साल का तो खत्म करें, इस साल के खर्चे तो खत्म करें, फिर पिछले साल हमारे पास, हमारा पिछले साल का हमको अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है और लॉस भी दिख रहा है। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ये हमको कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें ऑटोमेटिकली समझनी है, सोचनी है कि अगर हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी है और अगर हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन भी है तो हम दोनों में से किसको प्रायोरिटी देंगे। अब देखो, आप सब लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ चुके हो। लॉस कैन बी सेट ऑफ फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 years एंड लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द बिजनेस इनकम, मतलब अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ अगले साल की बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ किया जा सकता है। हाउएवर जो हमारा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होता है वो हम अनलिमिटेड ईयर्स तक ले जा सकते हैं, देयर इज नो टाइम लिमिट, प्लस देयर इज नो स्पेसिफिक बार कि आप इसको सिर्फ बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो। जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है वो आपका, आपकी सैलरी हेड को छोड़ करके किसी भी दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अपने को दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि यार लॉस में रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है। अगर अभी हमने उल्टा काम कर दिया, मतलब अगर अभी हमने बिजनेस के प्रॉफिट से अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को खत्म कर दिया और हमारा लॉस बच गया, सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो अगले साल चला जाएगा सीधे, किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। एंड दूसरी प्रॉब्लम कि फिर अगले साल प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, किसने देखा। अगर अगले साल भी सेट ऑफ नहीं हो पाया, उसके अगले साल भी सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो धीरे धीरे करके हो सकता है लैप्स हो जाए, तो वो रिस्क हमारे पास अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे और फिर पहले लॉस को एडजस्ट करेंगे और फिर अगर प्रॉफिट बचता है तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे, है ना। चलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स नॉट पेड, चलो तो ये तो आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो ये हमारा 112A वाला केस हो गया, है ना। मोर देन 1 लाख पे 10% से टैक्स लगेगा, बट एक टैक्स इसमें निकालना है क्या, नहीं, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ठीक है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। इज फ्रॉम द असेसमेंट डेट 21-22 डिविडेंड्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। रीपेमेंट, मतलब पहले भी अदर सोर्सेज में ही होते थे, बट डीडीटी के कारण हर केस में डिविडेंड टैक्सेबल होता नहीं था, सेम वाज द केस विद यूनिट्स ऑफ यूटीआई, लेकिन अब से टैक्सेबल होगा। Repayment towards housing loan taken from scheduled bank 328 was towards interest and rest towards principal, तो principal में कितना आएगा निकाल के रख लेते हैं अपन को, जरूरत पड़ी तो ठीक, नहीं तो ठीक। 157 का हमारा एटीसी में जा सकता है ना, देखते हैं अभी तो। कंप्यूट द जीटीआई, अच्छा चलो वाह, तो डिडक्शंस पे जाना ही नहीं है, जीटीआई निकालना है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, एग्जाम में क्या कंप्यूट करना है वो जरूरी है। कभी कभी बच्चा क्या होता है, फ्लो में हम आ जाते हैं, एकदम जोश में तो होते हैं कि हाँ चलो इतना पढ़ा है, पेपर बहुत अच्छे से देना है, होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है, पर जोश के साथ साथ हमको होश में भी रहना है। मतलब क्या कि क्या निकालना है वो जरूरी है। दिस हैपेंस मेनी अ टाइम्स कि मैं चेक करती हूँ जब आंसर शीट्स वगैरह टेस्ट की, तो बच्चों को बोला जीटीआई निकालने का है, बच्चा टोटल इनकम टैक्स
सब वहां तक पूरा पहुंच गया, सरचार्ज रिबेट तक, यू नॉट आस्क्ड, है ना। तो वो ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। कभी कभी पूछते हैं टैक्स, इनकम निकाल के भूल जाते हैं कि आगे का भी सॉल्व करना है, तो वैसे हमें नहीं करना है, ध्यान रखना है। पूरे पूरे मतलब योर माइंड शुड fully be concentrated on your paper when you are solving the exams, है ना। Miss Aarti ascertain the amount of loss that can be carried forward. She has always filed her return within the due date specified under 139(1). She does not want to opt for 115 BAC. ठीक है, तो नॉर्मल है, BAC नहीं ऑप्ट करना है तो इजी है, इजी है मतलब फालतू की हेडेक नहीं है कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। रेगुलर प्रोविजंस में जो भी बोला है, जो आप निकाल रहे हो ऊपर लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ gross total income of Miss Aarti for the assessment year so and so। ये सारी बातें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स तो हमें पता ही है, वो तो होने ही चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलो, इनकम फ्रॉम सैलरी तो है ही, दे ही रखा है अपने को कंप्यूटेड, तो हम लिखते जाते हैं इनकम कंप्यूटेड है तो अलग से कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। प्रॉपर्टी लेट आउट एनएवी दिया है, तो अब आप एक काम कर सकते हो कि या तो पहले वर्किंग नोट में पूरी इनकम निकाल लो, फिर उसको फाइनल आंसर को यहाँ लेकर के आओ, या यहीं पे इंटरनल कॉलम में कर लो, चलेगा। मैं यही कर रही हूँ, आप लोगों को अगर वहां जाकर के करना है, मतलब वर्किंग नोट में शो करके फिर फिगर लेकर के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू दे रखी है 1,20,000। ये शॉर्ट फॉर्म्स आप लोग नहीं लिखोगे, ठीक है, मुझे एग्जाम नहीं देनी है लकीली, मतलब दे दिया आप तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखना है, एचपी एनएवी नहीं, पूरा प्रॉपर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नेट एनुअल वैल्यू, है ना, 1,20,000। व्हाट्सएप लैंग्वेज यहाँ पर नहीं चलेगा। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 30 अंडर सेक्शन 24A 30%, तो 1,20,000 का 30% 36,000 हम माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन लोन 24B डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कितना था 328। एसओपी नहीं है, मतलब लेट आउट है, तो इसीलिए देयर इज नो लिमिट, आप कितना भी माइनस कर सकते हो। 244 लॉस, है ना, बाहर आ जाएगा हमारा 244 का लॉस। अब हमारी सैलरी हेड में से हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, हम सैलरी हेड में से 2 लाख तक इंटर हेड सेट ऑफ इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सक्यूज मी 2 लाख। तो 2 लाख हमने यहाँ से कर दिया माइनस, बाहर आ गया 620। बैलेंस 44,000, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, लॉस अप टू 2 लाख पूरा लिखेंगे, कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना है। बैलेंस 44,000 विल बी कैरीड फॉरवर्ड, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड। तो हाउस प्रॉपर्टी का बाहर कुछ भी नहीं आएगा, विल बी कैरीड फॉरवर्ड। चलो आगे क्या बोला है अब, नेक्स्ट हेड है हमारा बिजनेस हेड, स्पेसिफाइड बिजनेस, ये तो एग्जेम्प्ट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो यहीं पे लिखते जाओ, है तो बिजनेस हेड ही, तो इनकम अंडर द हेड बिजनेस मतलब इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, पीजीबीपी भी नहीं चलेगा, हाँ, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और ये चीजों की ना आदत आप ऐसे डालो, मतलब जैसे बच्चे क्या करते हैं बहुत बार कि हम घर पे जब सॉल्व कर रहे हैं तब हम फट 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 बिना फॉर्मेट बनाए बिना कुछ लिखे प्लस माइनस करके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर दिया, खत्म करो, नहीं ऐसे नहीं करना। उससे क्या होगा, एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा। घर पे ही पूरा पूरा सॉल्व करने की आदत डालो प्रॉपरली, धीरे धीरे अपने आप आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, और वहां आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा कि अरे मैंने वर्किंग नोट नहीं बनाया, अरे मैंने यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली, अरे मैंने तो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। क्योंकि ये एक ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से आप घर पे सॉल्व करते हो वो ही वहां पर होता है ना, फिर वो नहीं तो बहुत प्रेशर लेना पड़ता है कि नहीं मुझे ऐसे नहीं लिखना है, तो वो नहीं करो। आप जब घर पे जैसे ये आरटीपी जब आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली करो, है ना, एकदम अच्छे से प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, ताकि आपको उस चीज की धीरे धीरे करके हैबिट होने लग जाए, है ना। चलिए सॉरी, इनकम अंडर द हेड हाउस पीजीबीपी, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट, तो ये तो बाहर ही हो जाएगा, ऑफ फर्म एग्जेम्प्ट, है ना। फिर क्या दिया है अपने को, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस, तो ये लिख दो,
specified business loss can be set off only against any other specified business profit. Since there is no profit from specified business, this loss has to be carried forward. है ना, ऐसा पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, जो मैंने डिक्टेट किया आपके कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। अब आ जाते हैं टेक्सटाइल बिजनेस। तो टेक्सटाइल बिजनेस में अपने को क्या दिया हुआ है, इन्होंने प्रॉफिट दिया है टेक्सटाइल बिजनेस का 3,30,000 का। उसमें से पहले तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन, चलो कहाँ गया हमारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, 53। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 190, ठीक है। तो 53 माइनस कर देते हैं पहले तो, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस माइनस हो जाएगा क्या पूरा, हाँ हो जाएगा ना, 190 ही है आराम से। देन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर का लॉस है वो लेस 190। अब कितना बचा है, अब मेरे ख्याल में पूरा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं हो पाएगा, माइनस 87,000 बचा है मेरे पास, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना है अपने पास 185, नहीं हो पाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना कर देते हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 87,000, चलो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, अब ये जीरो हो गया। बिजनेस में और कुछ है क्या, बिजनेस हेड में और कुछ नहीं है ना। अब चलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में ये दोनों पहले जीरो हो जाएगा, तो हमारा कैपिटल गेन में आ जाते हैं अपन, क्या करेंगे, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो हमारा वो दो जो 1.5 लाख है वो तो यही एडजस्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स 1,50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स 1,50,000, है ना, ये यहीं पे हट गया। फिर आया आपका एक कुछ 2.5 लाख का था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और इससे हम हमारा अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटा देंगे। ऑन शेयर्स लिस्टेड 2,50,000 लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कितना बच रहा है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 185, हाँ 185 माइनस कितना हो गया 87 एडजस्ट हो गया है, तो 185 98,000 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो बाहर कितना आ जाएगा अपना कैपिटल गेन 250 माइनस 98,152। अब बस लास्ट आ गया अदर सोर्सेस, सारे हेड्स इन्वॉल्व हो गए इसमें अपने। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, डिडक्शन वगैरह तो माइनस करना ही नहीं है। कितना है डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 1,15,000। चलो तो अब टोटल लगा के देख लेते हैं बराबर आ रहा है क्या। सैलरी का 620 था, ग्रॉस टोटल इनकम इज 887। और लॉस कौन से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो एक तो हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। दो चीजें पूछी है उन्होंने क्वेश्चन में, दोनों अलग से शो करनी पड़ेंगी, नहीं तो मार्क्स प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे। तो जीटीआई निकाल के छोड़ना नहीं है, अलग से एक छोटा सा वो बनाओ नोट, लॉसेस दैट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। तो एक तो ये 44,000 का ये था अपना, ये है ना, और बचा था ये स्पेसिफाइड, ये दो लॉस अपने कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। चलो अपन एक बार देख लेते हैं आंसर मैच हो रहा है क्या, है ना। ये 620 आ गया था, फिर यहाँ पर अपन ने इसको एडजस्ट करा, 44 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 87 बराबर, ठीक है, 98 152, यस करेक्ट, 887। और नीचे देखो, यस दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना। ये आपको अलग से बोलना है कि कौन से कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली पूछा है, उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द जीटीआई एंड शो विच लॉसेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड, तो वो आपको बताना है। चलो अब 13 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। Mr. Uday Shankar, aged 67 years,
is retired from public sector undertaking. He resides in Indore, Madhya Pradesh. He provides you the following particulars of his income and certain payments. ठीक है, पेंशन इनकम मिली है इनको, अच्छा ठीक है। चलो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी ग्रॉस, मतलब टीडीएस एडजस्टेड नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे करी है 8 सितंबर 16 की पॉलिसी है, मतलब 10% वाले में आ जाएगा एटीसी में, ठीक है। तो एटीसी में 2.5 लाख में से 10% मतलब 25,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, 500 रुपए डिसअलाउ हो जाएंगे। 36,000 का पेमेंट किया है चेक से फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, ये एटीडी में पूरा अलाउड है क्योंकि ये महाशय भी 16 ईयर्स के हैं और वाइफ भी सीनियर सिटीजन है, 50,000 की लिमिट हो जाएगी। 3,500 paid in cash for his health checkup and 4,500 through check for preventive checkup of mother father, खुद का फैमिली का सबका मिला करके मैक्सिमम 5,000 का प्रिवेंटिव चेकअप होता है, ठीक है। जो लिमिट होती है वो 50-50 अलग होती है, प्रिवेंटिव चेकअप 5-5 अलग नहीं होता है। प्रिवेंटिव चेकअप इज कॉमन, 5,000 इज कॉमन, तो आप खुद के लिए दे रहे हो, पेरेंट्स के लिए दे रहे हो, खुद की फैमिली के लिए दे रहे हो, किसी के लिए भी दे रहे हो, दैट विल बी कॉमन, है ना, वो 5,000 कॉमन रहेगा। तो ऐसा मत कर देना कि इधर 5,000 और इधर 5,000, 10,000 का नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन 80E, 95,000 डोनेटेड बाय चेक, डोनेशन 80G। चलो अब कैटेगरी भी देख ही लेते हैं। इंस्टीट्यूशन अप्रूव फॉर पर्पस ऑफ 80G फॉर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग ये किस में जाएगा, अपना थर्ड कैटेगरी में जाएगा, है ना, फैमिली प्लानिंग वाला में, हाँ। और अदर देन फैमिली प्लानिंग होता है अपना 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, बराबर बिल्कुल सही, 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, है ना। और 20,000 टू पीएम केयर्स फंड बाय चेक, चेक है तो अलाउड है, नहीं होता कैश में होता तो डिसअलाउ हो जाता। 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, है ना, पीएम केयर्स फंड में 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। कंप्यूट द इनकम, अरे वाह अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। चलो डज नॉट ऑप्ट फॉर 105 बीएससी, ठीक है शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रही थी वो मैं ये बता रही थी कि पेंशन इनकम, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कंफ्यूजन में, पेंशन इनकम को हम लोग कभी कभी टैक्स कर देते हैं अदर सोर्सेज की इनकम में। वो फैमिली पेंशन होता है और ये नॉर्मल पेंशन है। पेंशन और फैमिली पेंशन में फर्क क्या होता है, नॉर्मल हमारी जो पेंशन होती है वो हमारी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होती है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से हमको मिल रही है। लेकिन जो फैमिली पेंशन होती है वो किसी और व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के कारण मिलती है। मतलब सपोज कि वाइफ थी, वाइफ को पेंशन मिल रही थी, लेकिन वाइफ की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी पेंशन का कुछ हिस्सा उसके हस्बैंड को मिलने लगा, तो ये हस्बैंड के हाथ में फैमिली पेंशन के नाम से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब तक वाइफ जिंदा थी तब तक ये पेंशन वाइफ के हाथ में कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, सैलरी, ठीक है। तो हम लोगों को ये जो 780 का पेंशन दिया है ये कौन से हेड में टैक्सेबल करना है, सैलरी में, ठीक है। हमको इसको पेंशन को उधर नहीं लेकर के जाना है, ये एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, तो जस्ट हम लोगों ने इसीलिए डिस्कस कर लिया। तो इनकम अंडर द हेड ऊपर लिखेंगे पूरा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सो एंड सो जो भी है फॉर द असेसमेंट ईयर, है ना। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो क्या लिखेंगे, पेंशन, और क्या देना पड़ेगा, कंप्यूटेड वर्ड यूज नहीं किया है उन्होंने क्वेश्चन में, तो क्या देना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, है ना। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डिडक्शन यही होता है टैक्स में, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ना जो ऊपर ऊपर की चीजें हमको ध्यान रहती हैं लेकिन हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा केयरफुली करोगे तो बिल्कुल अच्छा ही होगा एंड सॉल्यूशंस बराबर बैठेंगे। और एक बात और ध्यान रखो, 99% चीजें क्वेश्चन में छुपी हुई होती है ना, तो क्वेश्चन ही आंसर है, उसको और जितना ध्यान से पढ़ सको उतना अच्छा। ये हैबिट धीरे धीरे अभी से आप डेवलप करना शुरू करें तो इंटर फाइनल में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। चलो सो अब आ जाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की तो कोई इनकम थी ही नहीं ना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, अदर सोर्सेज ही है सीधे, तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अच्छा अब इसमें अगेन जब आपको एफडी इंटरेस्ट, एसबीआई इंटरेस्ट मतलब सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट दिया है, दिमाग में बाय डिफॉल्ट लेकर के आना कि टीटीए और टीटीबी की डिडक्शन चेक करनी है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहता। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम तो हमको एटीसी एटीडी याद रहता है, लेकिन टीटीए टीटीबी हम लोग मोस्टली भूल जाते हैं। तो यहाँ पर या तो छोटा सा पेंसिल से लिख लो कि टीटीबी माइनस करना है, तुरंत जैसे क्वेश्चन पढ़ा लिख लिया या आंसर में लिख लिया कहीं पर, क्योंकि वो नॉर्मल है, नीचे आते आते हम लोग भूल जाते हैं कि टीटीबी का इंटरेस्ट मतलब एफडी इंटरेस्ट है तो टीटीबी का डिडक्शन हमको देना है, सीनियर सिटीजन है तो इनको टीटीबी का डिडक्शन मिलेगा।
तो एफडी इंटरेस्ट कितना है 235 ग्रॉस। अगर ग्रॉस नहीं होता तो फिर हमको ग्रॉस निकाल करके ऐड करना पड़ता, पर ठीक है उन्होंने अपनी मेहनत हमको नहीं करने को बोली। 730 प्लस 235, तो जीटीआई आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम 9,65,000। अब क्या करेंगे, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A 80C। LIC पे किया है मेरे ख्याल में, 80C में तो एक ही चीज थी ना बस, हाँ। तो 25,000 यहाँ पे पूरा लिखना है आपको। क्या लिखना है, LIC प्रीमियम पेड 25,500, पॉलिसी 2.5 लाख, मैक्सिमम अलाउबल एट द रेट 10% ऑफ सम अश्योर्ड। वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है ना। 25,000 का डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आए 80D, तो 80D में खुद का और वाइफ का जो पे करा था, सेल्फ एंड वाइफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 36,000 एंड प्रिवेंटिव चेकअप वापस यहाँ पे लिखना है। प्रिवेंटिव चेकअप सेल्फ एंड फैमिली मैक्सिमम अप टू 5,000। कैश में भी चलेगा लेकिन 5,000 ये कैश में नहीं चलेगा, है ना। तो नीचे उन्होंने कैश में क्या बोला है, कैश में अपन ने 3,500 रुपए पे करें तो वो कैश में चलता है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 5,000 तो कैश में है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5,000 का यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मैक्सिमम विल बी अप टू ये रहा, है ना, 5,000 एंड डिडक्शन इज अलाउड इवन इफ इट इज इन कैश। ये चीज आपको मेंशन करनी है। कोई भी चीज जो आप दिमाग लगा रहे हो ना पढ़ते पढ़ते कि हाँ तो कैश में तो भी तो मिलेगा क्योंकि प्रिवेंटिव है, ये आपने सोचा, लिखो। जो भी चीज आपने सोची लिखो, ये आदत डाल लो तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो मुझसे नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि मैम वर्किंग नोट कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, ये नहीं समझ में आता है, तो अगर आपको लग रहा है ना कि देने की जरूरत है, मतलब देना है। मतलब बेसिकली आप अगर एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट ले रहे हो, अगर क्वेश्चन में लिखा है 4,000 और आप एज इट इज कॉपी कर रहे हो, जैसे ये अपन ने एज इट इज कॉपी किया तो कोई नोट देने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने एज इट इज कॉपी किया। लेकिन यहाँ हमने हमारा दिमाग लगाया, हमको 25,500 दिया था, हमने 25 ही लिया, क्यों, वो बताना पड़ेगा। यहाँ हमने हमारा दिमाग लगाया, हमको बोला था 2 अमाउंट पर हमने 5 ही लिया, क्यों, वो हमको बताना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी चीजें ध्यान रखो कि कहाँ नोट देना है और बराबरी से नोट दो, आपको स्कोर्स में एकदम उस चीज का फर्क पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर टैक्स, फॉर एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, है ना, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। 80D हो गया, 80E पे आ जाते हैं। 9,500 था जितना मुझे याद आ रहा है, हाँ हाँ चलो। एजुकेशन लोन फॉर MBA मैं पूरा पूरा लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखना है। चलो अब 80G, और 80G के लिए अपने को क्वालिफाइंग लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो उसके पहले 80TTB माइनस कर देते हैं, मतलब लिख देते हैं। तो 80TTB में 50,000 है ना, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन है तो हमें 80TTB का डिडक्शन मिलेगा, तो TTA का नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, ये सब अपने को नहीं करना है। कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट, व्हाट इज क्वालिफाइंग लिमिट, 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और एडजस्टेड टोटल इनकम इज GTI माइनस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G, है ना। तो GTI कितनी आई थी अपने ऊपर 965 माइनस सारे डिडक्शंस 80C 25 41 90, ठीक है, 25,000 41,000 9,500 और 50,000, ये आ गई हमारी क्वालिफाइंग लिमिट। तो 9,65,000 माइनस 25,000 माइनस 41,000 9,500 50,000 83,9500 83,900 एंड सॉरी 8,39,500। तो क्वालिफाइंग लिमिट कितनी हो जाएगी, क्वालिफाइंग लिमिट विल बी 10% ऑफ 83,950, मतलब 83,9500, तो 83,950 इज द क्वालिफाइंग लिमिट। अब हमारा डोनेशन जो है, डोनेशन टू फैमिली प्लानिंग वाला जो फंड है, दैट इज 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट। तो क्या है हमारा डोनेशन, हमने कितने का किया, 90,000 का था, नहीं कितना अमाउंट था, अरे डोनेशन तो लिखो क्वेश्चन, चलो ऊपर चलना पड़ेगा, मतलब कहाँ गया, 95,000, ठीक। तो
95,000 सब्जेक्ट टू 83,950, तो कितने का डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम? 83,950। तो यहाँ पर अपने को 83,950 उसका मिलेगा, ये भी लिखो, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर फैमिली प्लानिंग, और 20,000 पीएम केयर्स फंड 100% विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। ये दोनों चीजें आपको लिखनी है। 103950 बस टोटल इनकम निकालनी थी, है ना, टैक्स तो निकालना ही नहीं है। टोटल इनकम विल बी, इसमें से इसको, तो टोटल डिडक्शंस अपन एक कॉलम में बाहर माइनस कर लेते हैं। टोटल डिडक्शंस कितने हो जाएंगे अपने? यहाँ तक अपने आ गए थे 83 नहीं 25,000 प्लस 51,000 प्लस 9,500 प्लस 50,000 प्लस 229450 डिडक्शंस 229450, तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 73,550। ये आपका पूरा सॉल्यूशन है ना। चलो इसको चेक कर लेते हैं बराबर आ रहा है क्या? यस, ठीक है। चलिए, तो ये हमने कुछ कुछ छोटे मोटे और छोटे छोटे और बातों का ध्यान में रख करके सॉल्व करना सीखा, है ना। चलिए, अब 14 कितने हैं क्वेश्चंस? वैसे 15 तो छोटा सा ही है। मिस्टर धीरज एज्ड 48 years, ठीक है, resident Indian, has furnished the following particulars for year ended 31st March 21. He occupies ground floor of his residential building and has let out first floor for residential use at an annual rent of 334. मतलब आधा आधा वाला केस है ना। ग्राउंड फ्लोर, हाँ, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है। He has paid municipal taxes of 30,000 for the current financial year. Both are of equal size. मतलब हर चीज का क्या करना है? आधा। तो म्यूनिसिपल टैक्स भी आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड, आधा लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन का अपने को अमाउंट मिलता ही नहीं है। एज पर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ही हैज पेड 180 एज इंटरेस्ट, मतलब फिर इसमें भी 90-90 बटेगा। एसओपी एलओपी 95,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल रीपेमेंट, ये जाएगा 80C। ऐसे पढ़ते पढ़ते चीजों को ध्यान रखने की आदत डाल दो। Owns an industrial undertaking and which has commenced operation in 1819। अच्छा, इस बार आरटीपी में मैंने एसईजेड पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग वाज 400 lakhs which includes 120 from export। This industrial undertaking fulfills all the conditions। Profit is 45 lakhs, तो into 120 upon 400, इतने का हमको 10AA का डिडक्शन मिलेगा। He employed 20 new employees for the said industrial undertaking। इसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए उसने एम्प्लॉयज रखे। नए एम्प्लॉयज की बात आई है, मतलब कौन सा सेक्शन आएगा? JJAA, है ना। तो याद करते हैं, सबसे पहला कंडीशन होता है कि जो हमारे मतलब एम्प्लॉयज है वो एडिशनल एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में आना चाहिए, और 44A भी हमारे ऊपर अप्लाई होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, तो ही अपने को JJAA का डिडक्शन मिलता है। तो टर्नओवर यहाँ पर दे ही रखा है 400 लाख, मतलब 4 करोड़, तो ऑब्वियसली ऑडिट तो है ही, तो हमको डिडक्शन मिल जाएगा। आउट ऑफ 20 एम्प्लॉयज 12 वेल एम्प्लॉयड ऑन 1st May, मतलब 11 महीने के लिए, for monthly emoluments of 18,000 and remaining were employed on 1st August, September, October, November, December, January, February, March, 8 महीने के लिए। मंथली emoluments of 12,000, दोनों 25 से कम है, चलेगा। All these employees participate in recognized provident fund and they are paid, ठीक है। तो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, recognized provident fund में पार्टिसिपेट हो रहा है, अमाउंट लिमिट से अंदर अंदर है, और डेज, तो डेज देख लेते हैं हमारे 240 डेज वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो 11 मंथ्स में तो हो ही जाएगा, 8 महीने में, हाँ 8 महीने में भी हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो, he earned 30,000 as interest on saving and FD, तो इसको क्योंकि ये 48 years के, तो इसको TTA मिलेगा, TTB नहीं मिलेगा, तो 45,000 पूरा टैक्सेबल। sold his vacant land on 1st December 20 for 13 lakhs। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज 14 लाख। इसी पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव भी दिया है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट टू नोट की सेम पॉइंट पे आरटीपी में 2 चीजें हैं ना, जैसे एसईजेड में भी अपन ने अभी भी पढ़ा और फिर से आ गया, और भी आप जो ऑब्जेक्टिव वाला देखेंगे ना पार्ट,
ऑब्जेक्टिव वाले में भी एक सेम मतलब नॉट सेम एग्जैक्टली बट इन्हीं पॉइंट्स पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से गेम मतलब पूरा खेल के उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो हो सकता है ये बार बार डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट अपने को याद दिला रहा है ना 50C 43CA, तो you never know, question can pop up out of this topic. Fair market value as on 1st of April was 4.8 stamp duty value। ठीक है, ये तो मैं पूरा कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगी तब हम डिस्कस कर ही लेंगे। दिस लैंड वाज अक्वायर्ड ऑन 1997, मतलब 2001 के पहले का है, तो हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते समय ध्यान रखना है। ही हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ये याद रख लो। हाँ, ये कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं भी दिया हो तो भी अपने ईयर का अपने को पता होना चाहिए 301। He has paid insurance premium of 49,000, life insurance of son who is not dependent। ठीक है, तो भी ATC का डिडक्शन तो यहाँ पर अपने को मिलेगा। Now pay attention to the line of the question. You are requested to compute his total income। ठीक है, we accept your request and tax liability of Mr. Dheeraj in the manner so that he can make maximum tax saving। क्वेश्चन उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है ना। इधर अपने को जो एक्चुअली हमारा काम होता है बीइंग अ प्रोफेशनल, हमें सोचना है। अभी सारा रिटर्न फाइलिंग का टाइम चल रहा है एंड जेन्युइनली क्लाइंट्स हमारे पास आकर के यही बोलते हैं कि मैडम बता दो कम से कम टैक्स कैसे होगा। वो हम सब जानते हैं, है ना, कि हम लोगों को वो एडवाइस देना है, क्योंकि टैक्स पढ़कर सॉल्व करना वो तो एक है ही, बहुत मुश्किल है और इम्पोर्टेंट है, वो तो जरूर है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारे लिए एक एडिशनल जिसको बोला जाता है कि हमारा काम है, वो है एडवाइस देना। और धीरे धीरे करके हम जो मतलब हमारा जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो हमें उस लेवल पर लेकर के जाना है कि हम सामने वाले को एडवाइस दे सके। काफी कुछ तो आप दे भी देते होगे शायद। कुछ सेक्शंस तो ऐसे होते थे जब हम इंटर में पढ़ते थे, तो मैं पापा को पूछती थी, पापा इसमें डिडक्शन मिलता है, आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? लाइक हाँ बेटा हम इतने साल से यूं ही रिटर्न नहीं भरवा रहे। तो बेसिकली ये होता है ना, हम जब पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है कि हाँ यार इसमें बेनिफिट मिल रहा है, हम पूछ लेते हैं हमारे पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि नहीं। सो वही शुरुआत होती है हमारा एनालिटिकल स्किल्स डेवलप होने की। हम लोग अब इस फील्ड में हैं कि हमको सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना वाली चीज नहीं, उसके साथ और एडिशनल जितना हम हमारे दिमाग को और सोचें कि अच्छा इसमें ये भी हो सकता है क्या, वो भी हो सकता है क्या, उतना ज्यादा हम लोगों को हेल्प होता है ना। चलो तो शुरू करते हैं। अब मैक्सिमम में मैक्सिमाइज हिज टैक्स सेविंग्स, तो एक तो आप रेगुलर निकाल लोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में 115 BAC आ गया होगा, बिल्कुल वेरी गुड करेक्ट, बिल्कुल हम 115 BAC निकालेंगे। एक और चीज इसमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में आपको 10AA का डिडक्शन दिया है और 80JJAA का डिडक्शन दिया है, तो AMT भी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसकी एप्लीकेबिलिटी भी अपने को चेक करनी है। तो करना क्या है क्वेश्चन में, पहले तो अपन नॉर्मल इनकम निकाल लेते हैं रेगुलर प्रोविजन से, ठीक है, उस पर टैक्स निकाल लेते हैं। फिर हम AMT से कंपेयर करेंगे, ये हुआ रेगुलर काम कि रेगुलर AMT विच एवर इज हायर। अब हम सोचते हैं कि अगर ये व्यक्ति BAC ऑप्ट कर ले तो क्या इसको कोई फायदा मिलेगा। तो अगर ये BAC ऑप्ट कर ले तो AMT से बाहर हो जाएगा, है ना, BAC पे AMT एप्लीकेबल नहीं होता। तो BAC का टैक्स देखो, इधर जो टैक्स अपन ने सिलेक्ट किया है रेगुलर AMT विच एवर इज हायर वो देखो, इधर BAC का देखो। अगर BAC में फायदा है तो ऑप्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, है ना। तो ये हमको खुद होके सोचना है। क्वेश्चन में देखो कहीं भी BAC AMT शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। सो शुरू में पहले तो प्रॉपर रेगुलर प्रोविजंस जैसे कैलकुलेशन करना शुरू करो, आ जाओ। चलो सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोगों को उन्होंने बोला है 90-90 करना है ना, तो SOP पे तो सीधे 90 का सिर्फ डिडक्शन मिलेगा। एक सेकेंड। और लेट आउट में हमारा रेंट वाला केस आ जाएगा। चलो पूरा ऊपर लिख लेना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सो एंड सो फॉर द असेसमेंट या सो एंड सो इनकम द हेड हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में रेंट रिसीव्ड अपने को दे रखा है, रेंट रिसीव्ड इज GAV इज अज्यूम्ड टू बी रेंट रिसीव्ड, है ना, 334 लेस म्युनिसिपल टैक्सेस आधे, तो 30,000 थे, है ना, मुझे जहां तक याद है 30,000 थे ना, हाँ 15 माइनस होंगे 334, कि आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 319 फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। चलो आप लोग फॉर्मेट का ध्यान देंगे, है ना, तो इसलिए मैं अब फटाफट मेन चीजें करती जा रही हूँ, बिकॉज फॉर्मेट आप लोग समझ चुके हैं ना कैसे लिखना है। 90,000, चलो तो प्लस 90 माइनस 3,19,000, 133
अवेलेबल 0, देन सेल्फ ऑक्यूपाइड NAB nil, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ये भी आधा आधा करके बताना पड़ेगा, दिमाग में नहीं करा हुआ चलेगा कुछ भी, सारा चीज आंसर शीट में होना जरूरी है ना। तो नेट अपना बाहर कितना आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का 43,300। चलो अब हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस, तो बिजनेस हेड में इसका SEZ है, बिजनेस इनकम अंडर द हेड PGBP। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अपन, हमारा प्रॉफिट फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना 45 lakhs। अभी तो पूरा ही आ जाएगा, डिडक्शन तो नीचे मिलेगा अलग से, यहाँ तो पूरा ऐड होगा। कैपिटल गेन, हाँ अब कैपिटल गेन हम लोग अच्छे से पहले कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल वैल्यू के टाइम पर चेक करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ 50C। 50C क्या कहता है, 50C ये कहता है कि अगर आपकी सेल वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है और डिफरेंस 10% से ज्यादा है, तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दैट विल बी डीम्ड टू बी द सेल्स कंसिडरेशन। ठीक है, तो अब हमारे केस में हमारा सेल्स कंसिडरेशन है 13 लाख और हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 14 लाख। अब हम देख लेते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हमारे सेल्स कंसिडरेशन के 110% से ऊपर है, तो 13 लाख प्लस 10%, तो 14,30,000, मतलब 14,30,000 तक वेरिएशन अलाउड है। तो पूरा आप इसको एक्सप्लेन करोगे प्रॉपरली, है ना। कैसे, देखो कैसे लिखा है इन्होंने, full value of consideration 13 lakh since stamp duty value of 14 lakh does not exceed the actual sales consideration by 10%, by more than 10%, therefore actual sales consideration will be taken to be the sales consideration, है ना। और property तो सेल्स कंसिडरेशन कितना हो जाएगा हमारा 13 लाख, है ना, ये अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो है नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इंडेक्सेशन लगेगा कि नहीं, तो लॉन्ग टर्म है क्या, तो हाँ हमारा 24 मंथ्स का केस लगेगा क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इज एज द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 24 मंथ्स द प्रॉपर्टी विल बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, है ना, ये अपन ने यहाँ पर लिख देना है इधर, है ना, लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप जब लास्ट में टैक्स भी कैलकुलेट करोगे तो आप रेट उस हिसाब से लगाओगे, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट लगाओगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में फिर एक अलग कहानी है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है आपकी, देखो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह कुछ कुछ, 1997 की प्रॉपर्टी है, तो 1997 की प्रॉपर्टी है तो आपको क्या करना है, any asset which is purchased before 1st of April 2001, so you have to check the actual cost of acquisition and your cost fair market value as on 1st of April 2001, whichever is higher. Plus in case of immovable property there is again one more change, or you can say one more point to be kept in mind, इस पे भी इन्होंने ऊपर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि जो आप स्टैम्प वो लेते हो, मतलब आप जो फेयर मार्केट वैल्यू लेते हो 1st of April 2001 की, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इट शुड नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। मतलब कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो एक्चुअल कॉस्ट क्या दिया है, इसका एक वर्किंग नोट बना दो या फिर इंटरनल वर्किंग में शो करो, कैसे भी चलेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ठीक है ठीक है ठीक है, 280 प्लस 12,000, तो 2,80,000 प्लस 12,000 कितना आ जाएगा 292, ये तो एक्चुअल कॉस्ट है ना। अब फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 इज 4,80,000, नहीं हाँ 4,80,000, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1st of April 2001 इज 4 लाख। तो अब वैसे तो प्रोविजन क्या कहता है कि इन दोनों में से कंपेयर करो विचएवर इज हायर, लेकिन इस केस में क्योंकि हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है, हमारा फेयर मार्केट वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 4 लाख, हमारी फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी पकड़ी जाएगी 4 लाख और 292 whichever is higher, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 4 lakhs, और उस पर हम लगाएंगे इंडेक्सेशन, क्योंकि हमारा जो वो है वो असेट है वो लॉन्ग टर्म है, तो 4 लाख इंटू 301 अपॉन 100, तो 4 लाख इंटू 301 अपॉन 100, 12,04,000 माइनस 13,96,000, करेक्ट। चलो ये आ गया कैपिटल गेन, है ना। अब क्या दिया है आपको, अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक वगैरह कुछ था ना,
30 और 45, ठीक है। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडी इंटरेस्ट, ठीक है। एटीटीटीए का याद रखना है ना, 75,000। चलो, तो दिस गिव्स अस टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज जीटीआई। तो जीटीआई निकाल लेते हैं, 43,300 प्लस 45 लाख प्लस 96 प्लस 4714,300, ठीक है। लेस डिडक्शन, पहले तो 10AA का माइनस कर देते हैं, अंडर सेक्शन 10AA, है ना। इसको एक्सप्लेन कर दो, मैंने ऊपर करा था ना कैलकुलेट, कितना आ रहा था, 13,50,000। इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है ना। अब आ जाते हैं डिडक्शंस पर। डिडक्शंस कौन से हैं, एक तो 80C था, है ना, इसने बेटे के लिए पॉलिसी ले रखी है 49 शायद 1000, हाँ 49,000। और रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 95,000, तो 1.5 लाख के तो अंदर ही आ रहा है। 49,000 प्लस 95,000, 1,44,000 का 80C। 80D तो नहीं है, है ना, जहां तक हम मुझे याद है। हाँ, अब 80JJAA और TTA बराबर। चलो, 80JJAA दो केसेस आ रहे हैं, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि डिडक्शन की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ठीक है। वो आपको बताना पड़ेगा कि हमने चेक करा कि डिडक्शंस की कौन सी कंडीशंस हैं और वो फुलफिल हो रही हैं। तो एक है 18,000 और एक है 12,000। 18,000 वाले 11 महीने वाले है ना, हाँ। तो 18,000 वाले जो एम्प्लॉइज हैं, 18,000 इंटू 12 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस 12,000 ही है ना सेकेंड, इंटू 8 एम्प्लॉइज इंटू 8 मंथ्स, इसका 30%। और जो जो कंडीशंस हैं, जो मैंने बताया आपको कि पेमेंट बैंक से हुआ है, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज की कंडीशन, 25,000 वाली कंडीशन, ये आपको मेंशन करना है ना, कि हाँ हमने सब चेक कर लिया, सब एलिजिबल है, तभी हम आपको डिडक्शन दे रहे हैं। इंटू 30%, 94 मतलब 9,43,200। फिर टीटीए तो अपना वही रहेगा, 80 टीटीए 10,000, है ना। चलो, अब टैक्स निकालना है, पहले तो रेगुलर से निकालेंगे। टोटल इनकम 4714,300 माइनस 13,50,000 माइनस 1,44,000, 94,200 2267,100। चलो, तो 2267,100। अब इस पे अपने को निकालना है टैक्स। तो हमेशा टैक्स कैलकुलेट करने के पहले थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई स्पेशल रेट इनकम जुड़ी हुई है क्या। तो हाँ, हमारे पास है ना, हमारे पास कैपिटल गेन की इनकम है। तो कैपिटल गेन की इनकम पर लगेगा 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और बचे हुए पर स्लैब, और एज तो इनकी कम है, तो हमारा नॉर्मल 2.5 लाख वाला स्लैब लग जाएगा। शॉर्टकट क्या होता है टैक्स निकालने का, 10 लाख को अलग कर दो, 112500 ऐड कर दो 10 लाख पे, मतलब बचे हुए पे 30%, है ना। 21 मैंने एक जीरो कम लिखा है, 21711 नहीं, ठीक है। इस पे स्लैब से चलो टैक्स निकालो। 96,000 का 20%, 19,200, और 21 लाख 21,100 माइनस 10 लाख को अलग कर देते हैं, बचे हुए पे 30% प्लस 112500, है ना। 4,63830 प्लस 19,200। डू चेक सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी, रिबेट एप्लीकेबिलिटी, ये चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं रहेंगी। सॉरी, आप लोगों को ध्यान रखना है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन में टोटल इनकम चेक करनी है कि सरचार्ज लग तो नहीं रहा है,
अपना ये रिबेट तो नहीं मिल रहा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, 50 लाख के अंदर है, तो सीधे जोड़ देते हैं सेस इंटू 4%। बहुत बार बच्चे सेस और ये सब ऐड करना भूल जाते हैं, है ना। तो अपना टैक्स कंप्यूटेशन इज नॉट कंप्लीट एंड टैक्स इज टू बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, है ना, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। 520235 1.2 आ रहा है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ 350। ठीक है, तो ये आ रहा है अपना रेगुलर टैक्स। अब क्योंकि अगर हम 115 BAC ऑप्ट नहीं करेंगे तो हमें AMT चेक करना पड़ेगा, तो अब हम कर लेते हैं कंप्यूटेशन एज पर AMT। AMT में क्या निकालना है, एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम विल बी टोटल इनकम कितनी है, 226100, 2261,700 था ना, नहीं एक मिनट मैंने कुछ गलत लिखा, 2267,100। ऐड 10AA का डिडक्शन जो माइनस किया है वो ऐड बैक हो जाएगा, है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम में, और प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शंस तो 80JJAA, ये दोनों चीजें ऐड बैक हो जाएंगी, और फिर उस पे लगाएंगे हम 18.5%, तो 13,50,000 और 94, 13,50,000 और 943200, 2267,100 प्लस 13,50,000 प्लस 943200, 45,60,300 इस पर लगाना है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, अगर आप वो नहीं लगा रहे हो, मतलब अगर आप 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रहे हो, 84365515, इसमें सेस अगेन ये भी 50 से कम है, 50 से कम है। AMT में आपको एडजस्टेड टोटल इनकम को चेक करना है कि सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि AMT लगे चाहे रेगुलर प्रोविजंस लगे चाहे 115 BAC लगे, सरचार्ज रिबेट वाली चीजें तो एज इट इज रहेंगी। 877,401 अगेन इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 877,400 राउंड ऑफ करके ही, ठीक है। तो अगर हम इफ वी आर नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, इफ नॉट ऑप्टिंग 115 BAC पर भी एक पूरा अलग से मैंने अपलोड करा है वीडियो, तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट फॉर अ रिवीजन। शॉर्ट वीडियो है, एकदम टू द पॉइंट है, ताकि आपको रिवीजन के लिए आसान रहे। इफ नॉट ऑप्टिंग फॉर 115 BAC, अगर हम 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो देन AMT विल अप्लाई, है ना। तो अपने को क्या चेक करना है, रेगुलर कितना टैक्स आया, AMT कितना टैक्स आया, दोनों में से जो ज्यादा है वो पे करना पड़ेगा। तो रेगुलर आया है अपना 502350, 502350 और 877,400। तो अगर हम 115 BAC नहीं ऑप्ट करते हैं तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा किसका, AMT का, और AMT क्रेडिट कितने का मिलेगा इन दैट केस, पूरा कंप्लीट कर देते हैं ना, है ना, ताकि फिर अपन को बाद में दिक्कत नहीं आएगी। 502350 कितने असेसमेंट ईयर्स तक रहेगा, 15 असेसमेंट ईयर्स, 375050, ये क्या हुआ, अपना AMT क्रेडिट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अब अगर हम ऑप्ट करें, इफ ऑप्ट फॉर 115 BAC, तो मेजर क्या क्या चेंजेस आएंगे, शॉर्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिर्फ चेंज्ड वाला, पूरा कंप्यूटेशन नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, है ना। तो हम शुरू करते हैं हमारी GTI से। डिडक्शंस तो बहुत ही कम मिलते हैं BAC में, तो इसलिए पूरा टोटल इनकम से जाने के बजाय इजी पड़ेगा, GTI से शुरू करते हैं। GTI है 4714,300 और 4714, जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड पर हमने इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे 24B का डिडक्शन आपको 115 BAC में नहीं मिलता है ना। ये सब पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लेने के लिए आप वो वीडियो एक बार देख लेंगे तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू ना, क्योंकि बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारी चीजों में कि क्या ऐड होगा क्या नहीं होगा। तो 4804,300, अब इसमें डिडक्शंस सिर्फ JJAA का अलाउड रहेगा, बाकी ATC, AT, TTA ये सब कुछ आपको BAC में नहीं मिलते हैं। तो 80 JJAA
माइनस हो जाएगा, भले ही आप बीएससी ऑप्ट कर रहे हो तो भी। 94 कितना अमाउंट, 3200, 38,611,000। ये आ गई हमारी इनकम एज पर 115 बीएससी। अब इस पर टैक्स लगा देते हैं, तो स्पेशल टैक्सेशन वाला उसमें भी सेम सही रहेगा। हमारा कैपिटल गेन है वो तो एज इट इज ही रहेगा। 76,000, एक सेकंड सॉरी मैंने कुछ गलत किया शायद। 96,000 का, हाँ 19,200, मैंने 20 की जगह शायद कोई दूसरा गलती से प्रेस हो गया था। हाँ, और बची हुई इनकम 38,611,000 माइनस 96,000, 3765,100 पे स्लैब। स्लैब क्या है बीएससी के, 2.5, 2.5 से 5, 5, 5 से 10, 10, 10, 15, 20, 25 है ना। चलो तो लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 लाख हटा देते हैं, उस पे तो 30 लगना ही है, तो बचे 30%, 6,795,000, 795,330 और 15 लाख पे टैक्स निकाल लेते हैं, है ना। तो 2.5 लाख पे 5%, फिर 2.5 लाख पे 10%। ये आप याद भी रख सकते हो फिगर कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए, बट शो तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में। $18,750 है ना। चलो तो 6,795,30 प्लस 18,750, 867030, 867030। अब इसमें जोड़ देते हैं 19,200। अगेन इसमें भी सरचार्ज वर्चार्ज तो लग नहीं रहा है, नहीं। 886230, बस कर देते हैं सेस ऐड 35,449.2। तो सेस जोड़ करके आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद 921680। और क्योंकि हम हमारा AMT 115 BSc अगर ऑप्ट करेंगे तो AMT अप्लाई नहीं होगा। तो अब अपन एक वो लेकर के चलें, तो हमारी दो क्या सिचुएशंस बनती हैं। इफ 115 BSc इज ऑप्टेड तो AMT नहीं लगेगा, तो टैक्स कितना आएगा 115 BSc अगर आप ऑप्ट करते हो तो 921680, 921680। अगर 115 BSc ऑप्ट नहीं करा तो आपको AMT देना पड़ेगा, है ना, जो हमने ऊपर पूरा एक बॉक्स बना के पूरा समझा था। ये 877,400 तो भी कमी पड़ रहा है, AMT के बावजूद भी कमी पड़ रहा है 877,400। तो 115 BSc ऑप्ट हम नहीं करेंगे, हम AMT पे करेंगे और उल्टा अपने को क्रेडिट भी मिल रहा है। देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन में क्या बोला है। Since the regular income tax payable, the adjusted total income would be deemed to be the income. Total tax liability is 877. Computation as ये, तो हमारा आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा 921680। ये रहा था ना अपना भी 921680। इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रॉस चेक कि कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ भी है ना, छोटा मोटा कुछ एरर। 921680, वाह चलो बढ़िया। तो 921680 आ रहा है अपना, अगर हम नहीं ऑप्ट करते तो। सिंस टैक्स लायबिलिटी ऑफ 115 BSc इज हायर देन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ 877,400 बीइंग AMT, द इट इज बेनिफिशियल नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। मोर ओवर वो AMT क्रेडिट भी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा, है ना। AMT क्रेडिट भी अपन ने निकाल रखा है 375 वाला फिगर, ये रहा। ठीक है, सो हमने क्या करा, क्योंकि मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग बोला था तो हमने सब कुछ करके बता दिया कि भैया ये सारे तरीके हैं, अब आप चुन लो। तो ऑब्वियसली जो बेनिफिशियल है वो हम इससे पेमेंट करवा देंगे, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन छोटा सा है,
जरूरी भी था. 14 was quite an exhausting question. Now, Mr. Ayansh, resident individual dealer of garments, during the previous year total turnover was 105, out of which 15 was received by account paid check and balance in cash. ठीक है. Does not opt to pay tax as per 115 BAC. Thanks for clarifying. नहीं तो फिर हमको डबल मेहनत करनी पड़ती. What would be your advice relating to provisions of advance tax? Okay. Assuming that he wishes to make maximum savings without getting his books of accounts audited. Books audit नहीं करानी है, टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको जाना पड़ेगा 44 AD में, अदरवाइज तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. अगर आप 44 AD में जाते हो तो 105 में से जितना बैंक में मिला है उस पर आप 6% लगा सकते हो, और बचा हुआ जो है उस पर आप कितना परसेंट लगाओगे, उस पर आप 8% लगाओगे जो कैश में मिला है. तो इस पे लगा 6%, इस पे लगा 8%, ये आ जाएगा आपका इनकम. अब क्योंकि हम 44 AD ऑप्ट कर रहे हैं तो हमको सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी एडवांस टैक्स की. तो टोटल इनकम निकाल लेते हैं, टैक्स निकाल लेते हैं, और एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट 90 लाख का 8% 720. तो जितना भी टैक्स आएगा अपने को लास्ट मार्च तक पूरा का पूरा, मार्च वाली इंस्टॉलमेंट तक अपने को पूरा पे कर लेना पड़ेगा, है ना. 8,10,000 8,10,000 पे टैक्स निकालना है. नॉर्मल स्लैब्स 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन, 2.5 लाख पे 5%, 20% प्लस 12,500, 74,500. सरचार्ज वर्चार्ज तो लगेगा नहीं, रिबेट नहीं मिल रही है 4%, तो 77,480 विल बी द एडवांस टैक्स, जो कि उसको 15 मार्च के पहले पहले पे करना है. 31 मार्च तक भी पे करते हैं तो भी उसको एडवांस टैक्स ही अज्यूम किया जाता है, लेकिन ड्यू डेट विल बी 15th. कैन मिस्टर, okay, so now these two are different cases. Okay, I thought it's related. ठीक, तो ए को एक बार पहले अपन देख लेते हैं, आंसर क्रॉस चेक हो जाएगा. एट 10 बिल्कुल बराबर, ठीक है ना. Accordingly, he is required on or before 51. However, any amount paid by way will also be treated as advance tax paid for all the purposes of act. अब बी देख लेते हैं, लास्ट पार्ट. Can Mr. Raghuram file his return for assessment year 21-22 belatedly in the previous year if he has failed to file the said return on or before the due date of filing of assessment year 21-22? To also specify the consequences of non. ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है. बिलेटेड फाइल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप टाइम लिमिट बता दो कब तक बिलेटेड फाइल किया जा सकता है. बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर के अंदर अंदर आप बिलेटेड भर सकते हो. कंसिक्वेंसेस क्या क्या रहेंगे? तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपसे वापस ले लिए जाएंगे, जैसे कि लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, इनकम बेस्ड डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, है ना. तो ये सारे कंसिक्वेंसेस रहेंगे अगर आप ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो. प्लस आपको जो पेनल इंटरेस्ट वगैरह लगेंगे वो तो है ही सही. तो इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश, ठीक है, ये तो सीधा सीधा थ्योरी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही क्लियर. बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है, तो ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि आप कब तक भर सकते हो. कंसिक्वेंसेस कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ और लॉसेस, इसमें ये भी लिख देना, ये लिखा नहीं है इन्होंने, ये आप एडिशनल पॉइंट बता देती हूँ. ATI IB वाले जो डिडक्शंस होते हैं ना, जो इनकम बेस्ड, वो भी नहीं मिलेंगे अगर रिटर्न नहीं भरा है ड्यू डेट तक, तो वो पॉइंट भी लिख दीजिएगा. 234A 234F आपको लेट फाइलिंग की फीस और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इफ द रिटर्न इज फाइल्ड बिलेटेडली. ठीक है. So with this, we complete the discussion of revision test paper of CA Inter November-December attempt, जो भी November, but basically turned out to be December now. So continue your preparations, full confidence, पूरे positivity के साथ पढ़ाई करें. जहां पर भी आपको कोई ऐसी एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अब सिलेबस तो हो ही चुका होगा आप लोगों का, या अब ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर होगा, कि आपको प्रेजेंटेशन से रिलेटेड या कोई पर्टिकुलर टॉपिक से या कैसे भी ऐसी एडिशनल कुछ भी हेल्प लगती है, बिल्कुल आप आराम से बात कर सकते हैं. प्लस आई हैव आल्सो स्टार्टेड अ टैक्स सीरीज, टैक्स टेस्ट सीरीज. जस्ट ये सॉल्व करते करते जब मैं प्रेजेंटेशन के बारे में बता रही थी, तो at this thought to share with you all that I have planned chapter wise tests plus mock tests, so there will be a proper test series. If you any one of you wants to enroll, you can contact, no issues at all. तो आप लोगों का प्रेजेंटेशन वाला जो अगर कुछ दिक्कत है आप लोगों को, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड प्रॉपर एक रिविजन जैसा हो जाता है ना. इट हेल्प्स अस इन आवर
final preparation. And mock tests are again very much important to overall manage the time within the 3 hours कि पेपर हमारा नहीं छूटे, उसके लिए mock tests बहुत ज्यादा important होती है. Apart from this, जो मैं लास्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी that will be of GST, है ना. इन द मीन वाइल आप लोग अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, एंड इन केस ऑफ एनी हेल्प और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस feel free to contact. All the very best for your upcoming examinations.